चलिए तो आज डिस्कशंस करते हैं एंटी वायरल ड्रग्स के बारे में। वायरस क्या होता है और कैसे ये होस्ट सेल के अंदर जाता है और कैसे ये डैमेज करता है होस्ट सेल को, और उसकी जो रेप्लिकेशन प्रोसेस क्या है वो थोड़ा सुपरफिशियली हम लोग समझ लेते हैं। कि जो भी वायरस होता है उसके ऊपर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स होता है, ये मैं जनरलाइज आपको बता रहा हूँ। और अपना एक होस्ट सेल होता है। अभी क्या होता है कि ये जो वायरस होता है, सबसे पहले जो होस्ट सेल है वहाँ पे जनरली CD4 सेल्स, अगर HIV की बात करें तो ऐसे जो भी सेल्स को अफेक्ट करने वाला होता है उस सेल के नज़दीक आता है। वहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। वो स्पेसिफिकली यहाँ पे जो प्रोटीन होता है उसके एसोसिएटेड रिसेप्टर्स होते हैं और उसकी वजह से इवेंचुअली वो यहाँ पे अटैच हो जाता है। और धीरे 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 फिर उसका फ्यूजन होता है, और फ्यूजन होने के बाद अब ये वायरस अंदर चला जाता है सेल के अंदर। अभी सेल के अंदर जो होता है वो कहते हैं अनकोटिंग का प्रोसेस एक होता है, अनकोटिंग। अनकोटिंग में क्या होता है कि जो वायरस होता है उसके अंदर जो भी न्यूक्लिक मटेरियल होता है, DNA RNA वॉटेवर जो होता है, वो अब रिलीज़ होता है यहाँ पे। मान लीजिए कि DNA रिलीज़ होता है या फिर RNA रिलीज़ होता है। फिर वो क्या करता है कि फिर वो जो अपना होस्ट सेल है उसका जो न्यूक्लिक एसिड मटेरियल है उसके साथ ये कंबाइन होता है। और कंबाइन होने के बाद उसमें से इवेंचुअली वो mRNA बनाते हैं और इवेंचुअली उसमें से ये लोग प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ये प्रोटीन का यूज़ ये लोग करते हैं नए वायरल फॉर्म्स बनाने के लिए, जिससे एक नया वायरस फॉर्म होता है। और ये जो नया वायरस है धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है और बाहर निकल के दूसरे सेल को इन्फेक्ट करता है। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है। ये सेल डैमेज होता है, दूसरे सेल के अंदर एंट्री होती है, और इस प्रकार से नए वायरस बनते जाते हैं और धीरे 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 हमारा सेल को डैमेज होता जाता है। तो ये जनरलाइज वायरस इस प्रकार से इस स्टेप से काम करते हैं। तो अलग अलग स्टेप्स के ऊपर काम करने वाली एंटी वायरल दवाइयाँ हैं जो बनाई गई हैं। हम लोग डिस्कशंस करते हैं थोड़े हर्पीज़ वायरस के सामने काम करने वाली दवाइयों से। तो एंटी हर्पीस ड्रग कौन कौन सी है, तो जो उसमें सबसे प्रोटोटाइप ड्रग निकलती है वो सबसे पुरानी है, जिसे कहते हैं एसाइक्लोवीर। नाम याद रखना है। अगेन हम लोग MCQ पॉइंट ऑफ व्यू या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वही डिस्कशंस करेंगे, ज़्यादा यहाँ वहाँ की बात नहीं करेंगे। तो ए साइक्लोवीर है। सबसे पहले उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे ये ए साइक्लोवीर काम करती है। तो ए साइक्लोवीर को काम करने के लिए उसे उसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए कुछ एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। वो एंजाइम्स वायरस में प्रेजेंट होंगे और कुछ एंजाइम्स होंगे जो अपने होस्ट सेल्स में प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले जो वायरस होगा उसमें जो थाइमिडिन काइनेज नाम का एंजाइम है उसकी मदद से वो अपने मोनोफॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और उसके बाद जो अपने होस्ट सेल है उसके अंदर जो सेल्यूलर काइनेस एंजाइम है उसकी मदद से ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो जो ए साइक्लोवीर का जो ट्राइफॉस्फेट फॉर्म है वो उसका एक्टिव फॉर्म है। अब एक्टिव फॉर्म हो जाने के बाद वो क्या क्या काम करता है कि जो DNA है वहाँ पे ये फॉल्सली इनकॉर्पोरेट होता है, और जिसकी वजह से आगे का जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है या फिर रेप्लिकेशन का प्रोसेस है या फिर DNA का सिंथेसिस का प्रोसेस है वो सब अटक जाता है। और इस प्रकार से ये जो वायरस की आगे की प्रोसेस है उसमें वो हल्ट कर देता है। इस प्रकार से एंटीवायरल इफेक्ट क्रिएट करता है। तो ये था उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब इसके यूजेस जान ले। जैसे हमने बात की है कि हर्पीस वायरस के सामने इफेक्टिव है, तो अलग अलग टाइप के हैं। मोस्टली कॉमनली हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 1 और 2 दोनों के सामने ये इफेक्टिव है। दूसरे हैं वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है, इसके सामने भी ये इफेक्टिव है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात और MCQ में कई बार पूछी जाती है वो है कि CMV इन्फेक्शन एक्टिव नहीं है। ये जो एसाइक्लोवीर है ये एक्टिव नहीं है CMV इन्फेक्शंस के सामने, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। किसी भी प्रकार के हर्पीज़ में ये अच्छे से काम आता है। इवन प्रोफाइल एक्सिस ऑफ हर्पीस इंस्पेक्शन, स्पेशली जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, HIV वाले पेशेंट्स होते हैं, स्टीरॉयड पे होते हैं, तो उनमें भी एज अ प्रिवेंटिव मेजर की तौर पे भी ये साइक्लोवीर अच्छे से काम करता है। टॉपिकली, ओरली और IV तीनों रूट से ये दिया जाता है। ये सबसे एडवांटेजस चीज़ है साइक्लोवीर के बारे में कि ये काफ़ी रूट से ये यूज़ होता है। मल्टीपल डोजिंग देना ज़रूरी है, शॉर्टर हाफ लाइफ है, पुरानी दवाई है। जनरली ये जो एक्सक्रीट होता है वो किडनी से एक्सक्रीट होता है। और इसी के ऊपर से हम लोग जाते हैं अब उसकी एडवर्स ड्रग रिएक्शन प्रोफाइल के ऊपर। तो एंटीवायरल जो दवाइयाँ होती हैं, इन जनरल मैं आपको बात करूँ, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो इतना समझ लीजिए कि अगर आपको ब्लफ भी करना है तो आप एंटीवायरल मेडिकेशन में दो चीज़ ब्लफ कर सकते हैं। एक है नेफ्रोटॉक्सिसिटी
और दूसरा है न्यूरोटॉक्सिसिटी। अगर आप ये दोनों चीज़ भी ब्लफ कर देंगे ना तो मोस्टली भी सच पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये मोस्टली जो एंटीवायरल दवाइयाँ हैं नेफ्रोटॉक्सिसिटी और न्यूरोटॉक्सिसिटी करती हैं। तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा करती है, इसीलिए ऑलवेज किडनी फंक्शंस के ऊपर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। आपको पेशेंट का हाइड्रेशन बहुत अच्छे से मेंटेन करना है, अगर हॉस्पिटलाइज है तो सलाइन इन्फ्यूजन बहुत अच्छे से देना है। और दूसरा है न्यूरोटॉक्सिसिटी। इनिशियल स्टेजेस में न्यूरोटॉक्सिसिटी के अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, लेकिन धीरे धीरे कंडीशन वर्सन होती है। तो ऑल्टर्ड सेंसोरियम से लेके ट्रैमर, मायोक्लोनस आना, डिलीरियम होना या फिर सीजर होना, कन्वल्जन होना, ये सब चीज़ें भी एज अ न्यूरोटॉक्सिसिटी प्रोफाइल हो सकती हैं। फिर धीरे धीरे ये जो एसाइक्लोविर थी की कुछ कमियां थी, जैसे कि सीएमबी के साथ ना काम करना, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कुछ ज़्यादा एडवर्स ड्रग रिएक्शन, तो ये कमियां दूर करने के लिए अलग अलग उसके जनरेशंस वाली ड्रग आती गई। उसमें से एक आती गई वेल साइक्लोविर अथवा वेल एसाइक्लोविर ऐसा भी कहा जाता है, और वेला साइक्लोविर भी कुछ लोग कहते हैं। तो इसकी जो हाफ लाइफ है वो लंबी है, ठीक है। ये भी एसाइक्लोविर में ही इवेंचुअली मेटाबोलाइट होकर काम करती है। दूसरी है फैम साइक्लोविर, ये भी एक प्रकार की प्रो ड्रग है जो पैन साइक्लोविर में कन्वर्ट होकर काम करती है। ए साइक्लोविर पढ़ने के बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं ये एंटी हर्पीज ग्रुप में, उसका नाम है गैन साइक्लोविर। अब जो गैन साइक्लोविर है वो बहुत बड़ी कमी दूर करती है, वो है सीएमवी इन्फेक्शन की। सीएमवी के सामने ए साइक्लोविर काम नहीं करती थी, और यहाँ पे जो गैन साइक्लोविर है वो साइटोमेगालो वायरस के प्रति बहुत अच्छे से काम करती है। सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रूट, यहाँ पे अब स्ट्रिक्टली इंट्रावीनस रूट हो गया है, बहुत स्पेसिफिकली आईवी रूट से ही दिया जा सकता है। लेकिन ओरल बनाने के लिए अब उन्होंने भी वेल गैन साइक्लोविर बनाया है, जिससे ओरली भी आप दे सकते हैं। तो गैन साइक्लोविर सीएमवी इन्फेक्शन, स्पेशली सीएमवी रेटाइनाइटिस के अंदर बहुत अच्छे से यूज़ होता है, ड्रग ऑफ चॉइस है। स्पेसिफिक एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की बात करें तो इससे जो होती है गैन साइक्लोविर में, आप हमेशा याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एमसीक्यू में पूछे गए हैं, वो है बोन मैरो सप्रेशन, माइलो सप्रेशन। तो माइलो सप्रेसिव उसकी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, जिससे ब्लड काउंट के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जब भी गैन साइक्लोविर या फिर वेल गैन साइक्लोविर चल रही है तो। और भूल के भी किसी भी और माइलो सप्रेसिव ड्रग के साथ तो ना ही दे। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे एंटी एचआईवी ड्रग्स, और उसमें हम लोग एक ड्रग देखेंगे जो बहुत पुरानी और प्रोटोटाइप ड्रग है, जिसका नाम है ज़िडोविडिन। तो ज़िडोविडिन में भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन या फिर मेन साइड इफेक्ट आएंगी, वो है माइलो सप्रेशन। तो ये दोनों को तो भूल के भी कंबाइन ना करें, ठीक है। सो माइलो सप्रेसिव जो दूसरी ड्रग्स हैं उसको साथ इसको ना ही दिया जाए। और कोई माइलो सप्रेसिव ड्रग आपको याद आ रही है जो फॉलेट सिंथेसिस इनिबिट करती है? मिथोट्रेक्सेट, ठीक है। तो ये कुछ आप लिस्ट बना सकते हो कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो माइलो सप्रेशन करती है। मुझे एक सिफिलोस्पोरिन्स में भी याद आ रही हैं, सेफ्टाजिडाइम, ठीक है। सो ये कुछ ऐसी ड्रग्स आप याद रख सकते हैं। चलिए, और भी सीएनएस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हेडेक टू कन्वर्जन, जैसे हमने बात की, न्यूरोटॉक्सिसिटी, ये भी इससे हो सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी गैन साइक्लोविर के बारे में। आगे बढ़ते हैं, एक और ड्रग्स जिसका नाम है सीडोफोविर। अभी सीडोफोविर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको एक्टिव फॉर्म में होने के लिए स्पेसिफिकली वायरस के काइनेस की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ होस्ट सेल के काइनेस से ही एक्टिवेट हो जाएगा। सभी प्रकार के वायरस के सामने काम करता है, तो उसका स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी बढ़ गया, इंक्लूडिंग पेपिलोमा वायरस एज वेल। नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉमन है जो होती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी दूर करने के लिए आईवी सलाइन या फिर प्रोबेन एसिड दे तो उससे कम हो जाएगा, ठीक है। इससे दूसरा एक कॉम्प्लिकेशन होता है, ऑब्वियसली सीएमवी रेटाइनाइटिस में तो यूज़ होता ही है, लेकिन ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी भी होती है। अगर इसे यूज़ करते हैं तो ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी वो इसकी एज अ कॉम्प्लिकेशन भी होता है। और पोटेंशियल ह्यूमन कार्सिनोजन है, ये कई बार एमसीक्यू में पूछा गया है कि एज एन एंटीवायरल एजेंट है, लेकिन पोटेंशियल ह्यूमन कार्सिनोजन के तौर पे भी काम करता है, तो वो है सीडोफोविर, सी से याद रख सकते हैं, कार्सिनोजन भी है। बाकी ऑलमोस्ट सभी चीज़ें सेम है, स्पेक्ट्रम थोड़ा बढ़ गया है, और ये टिपिकल चीज़ है कि सिर्फ होस्ट सेल काइनेस से वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फिर बात करते हैं फॉस्कारनेट के बारे में। ये आपको ड्रग नहीं लगेंगी, नाम नए लगेंगे, जब भी रिपीट करते जाएंगे आपको ईजिली याद हो जाएंगे। एंटी मेटाबोलाइट तरीके से ये काम करती है, और इससे अब एक्टिवेट होने के लिए किसी भी प्रकार के काइनेस की ज़रूरत नहीं थी। आगे को हमने जो दिखा था सीडोफोविर, इसको एक काइनेस की ज़रूरत थी, सिर्फ होस्ट सेल को। इससे किसी भी प्रकार का इंट्रासेलुलर एक्टिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है, कोई काइनेस की ज़रूरत नहीं है। तो धीरे धीरे ये ज़रूरत बंद हो गई।
आईवी यूज़ होता है, सीएमवी में यूज़ होता है। इससे भी नेफ्रो और न्यूरोटॉक्सिसिटीज़ होती है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी की मदद से इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते हैं, स्पेशली कैल्शियम, मैग्नीशियम, और सीएनएस प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो इसका जो मेन चीज़ आप याद रखें, एंटी मेटाबोलाइट है और इसे एक्टिवेशन के लिए किसी भी प्रकार की काइनेस की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी कुछ ड्रग्स हैं जिसके नाम हैं विडाराबिन, आइडोक्सिउरिडिन, ट्राइफ्लोरिडिन, फोमीविरसेन, डोकोसेनेल। कुछ के बारे में कुछ पता है तो हम लोग देखेंगे। जिसे फोमीविरसेन, अभी फोमीविरसेन में से सैन से आप याद रख सकते हैं, कैसे याद रखें, और बहुत ही पिक्यूलियर चीज़ है, बहुत ही पिक्यूलियर, कई बार एमसीक्यू में पूछा है। वो है एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, इस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, पहली है जो एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड एक दवाई बनी है। अब क्या है एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, ये फिगर में हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे दिखाया गया है कि डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है और इवेंचुअली आरएनए में कन्वर्ट होने के बाद वो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में आगे बढ़ता है। अभी एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड एक इस प्रकार की दवाइयाँ बनी गई होती है, या फिर इस प्रकार के कोडॉन्स वाली दवाइयाँ होती है जो एमआरएनए के ऊपर जो कोड है उसे मिसरीड करते हैं। और वो मिसरीडिंग करने की वजह से दो चीज़ें होती है, या तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है, या तो फिर होता है तो ऑल्टर्ड प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और जिसकी वजह से इवेंचुअली जो वायरल्स का आगे का जो फंक्शन है वो बंद हो जाता है। सो इस प्रकार से एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड काम करते हैं। ये आपको जनरलाइज इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। सीएमवी रेटाइनाइटिस में अच्छे से यूज़ होता है, स्पेशली इंट्राविट्रियल रूट, आई में विट्रियस के अंदर ही इंजेक्ट करके ये यूज़ होता है। स्पेशली आगे वाली जो भी दवाई अगर काम नहीं कर रही है, रेजिस्टेंट है, तो उस केसेस में एज अ रिजर्व ड्रग ये यूज़ की जाती है। उससे भी कुछ ऑब्वियसली आई में यूज़ करते हैं, तो आई में आइराइटिस, यूवियाइटिस, विट्राइटिस जैसी इन्फ्लामेटरी चीज़ें होती हैं। साथ में इंट्राऑक्यूलर जो टेंशन है, प्रेशर है, उसमें भी फ्लक्चुएशन ये करती है। दूसरी दवाई है आइडोक्चुरिन, अगेन वो भी टॉपिकली आई इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, कीरेटोकंजक्टिवाइटिस, हर्पिस सिम्प्लेक्स है, उसके अंदर यूज़ होती है। डोकोसैनॉल आप याद रखते हो, इट्स काइंड ऑफ एन अल्कोहल, जो इसे लॉन्ग चेन सेचुरेटेड अल्कोहल कहा जाता है। ये भी टॉपिकली एज अ क्रीम हर्पिस लेबियालिस में यूज़ होता है, स्पेशली जो लिप्स के आजू बाजू जो हर्पिस होता है उसके अंदर ये डोकोसैनॉल होता है, आप याद रख सकते हैं, यूज़ होता है। सैनॉल है, जैसे हमने बात की थी, तो अल्कोहल है एक टाइप का। और ये कैसे काम करता है, इसका एक प्राइमरी मैकेनिज्म यहाँ पे समझाया है। इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ वायरस इनटू द सेल बाय इनहिबिटिंग द फ्यूजन। तो जैसे हमने बात की थी कि जो अर्लियर स्टेज होता है, जब वायरस होता है वो अपने सेल के साथ फ्यूजन होकर अंदर जाता है, तो वो फ्यूजन वाली प्रोसेस में इंटरफियरेंस करता है। तो ये थी ड्रग आइडोक्सिउरिन एंड डोकोसैनॉल। स्मॉल पॉक्स के बारे में एक बात कर लेते हैं, जिससे तो हमने बात की थी कि स्मॉल पॉक्स तो मोस्टली दुनिया में से इरेडिकेट हो गया है, लेकिन कई बार ऐसा माना गया है कि ऐसे बायो टेरर अभी फैलाने के लिए कई कंट्रीज़ ऐसे वायरस अपने पास रखती है, तो दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर फैलाने में ये हेल्प करती है। तो कोविड का जैसे हमने एग्जाम्पल एक दिखा था, तो उसके सामने जो ड्रग्स भी बनाई गई है वो है टेकोवीरिमत। ये जो स्मॉल पॉक्स, मंकी पॉक्स जैसे ऑर्थोवायरसिस है, ऑर्थोपॉक्स वायरसिस के सामने ये ड्रग काम करती है। कैसे ये काम करती है, तो मेनली क्या काम करती है कि जो एनवेलप प्रोटीन्स होते हैं इसे इनहिबिट करती है, इनहिबिट द फंक्शन ऑफ एनवेलप प्रोटीन। तो जो सेल के अंदर जो नया प्रोटीन बनता है, जो नए वायरस को एनवेलप करता है, वो नहीं बन जाता है। इसीलिए क्या होता है कि जो वायरस है वो फिर जो इन्फेक्टेड सेल से बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि उसका जो एनवेलप प्रोटीन है वो नहीं बन पाता है। सो ऐसा कहा जाता है कि यूएसए के पास काफ़ी सारी ये जो मेडिकेशन है टेकोवीरिमत, इसके काफ़ी सारे स्टॉक्स पड़े हुए हैं, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी ऐसी सिचुएशन होता है तो उस केस में ये लोग इसका यूज़ कर सकें। ये ड्रग्स ऑलवेज कई बार एमसीक्यू के फॉर्म में, वाइवा के फॉर्म में, या फिर थियोरी क्वेश्चंस के लिए भी आपको पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में भी आपको पूछे जाते हैं। ये है एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जनरल एंटीवायरल के टॉपिक में से पूछे जाते हैं। नाम याद रख सकते हैं, अमांटाडिन, रिमांटाडिन एक है, और फिर वीर से एंड होती है, दैट इज ओसेल्टामावीर एंड जेनामावीर। देखते हैं उनके बारे में। तो अमांटाडिन एंड रिमांटाडिन की पहले बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं कि कैसे ये ड्रग्स काम करती है। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का जो स्टेप है वो है वायरल अनकोटिंग।
जैसे हमने बात की कि जो वायरस होता है जो अंदर जाता है और अंदर जाके अनकोट होके अपना जो न्यूक्लिक मटेरियल है वो बाहर निकालता है, तो यहाँ पे जो अनकोटिंग की प्रोसेस है ये बंद करता है अमांटाडिन और रिमांटाडिन। इन्फ्लुएंजा ए के सामने ही जनरली ये काम करते हैं, और जिससे इन्फ्लुएंजा के जो ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स है ये कम होते हैं। रिमांटाडिन जो है ऑब्वियसली थोड़े लॉन्गर एक्टिंग है, ज़्यादा कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है इनकी, नॉर्मल जनरलाइज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कंप्लेंट्स ही होते हैं। नया यूज़ भी एक आया है अमांटाडिन का, वो है पार्किंसनिज्म। तो पार्किंसनिज्म की ट्रीटमेंट में भी अमांटाडिन का एक रोल निकला है। तो इस प्रकार से अमांटाडिन जो अनकोटिंग होता है वायरस का उससे इनहिबिट करते हैं। लेकिन काफ़ी इफेक्टिवली जो यूज़ किया जाता है, जो आपने सुना भी होगा, वो है ओसेल्टामाविर एंड ज़ेनामेविर। ये न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर है। न्यूरामिनिडेज एक एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है कि ये जब भी होस्ट सेल के अंदर वायरस, नया वायरस के प्रोटीन्स बन जाते हैं और नया वायरस बडिंग होके सब बाहर निकलने लगता है, तो ये बाहर निकलने के लिए एक एंजाइम का ज़रूरत पड़ता है जिसे कहते हैं न्यूरामिनिडेज। तो ये जो न्यूरामिनिडेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, जिसे इनहिबिट करने की वजह से वायरॉन का जो रिलीज़ है वो नहीं हो पाता, वायरस बाहर नहीं निकल पाता, और जिससे आगे का इन्फेक्शन का प्रोसेस बंद हो जाता है। तो इन्फ्लुएंजा ए और बी दोनों के सामने इफेक्टिव है, इसीलिए काफ़ी ये ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, स्पेशली ओसेल्टामाविर। तो ओरल प्रो ड्रग्स हैं, मेजर कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन है नहीं, नोजिया, वॉमिटिंग, जीआई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और फिर सीवियर इन्फेक्शन होता है तो ज़ेनामेविर का सहारा लिया जाता है, ये इन्हेलेशनल रूट से दी जाती है, इससे ब्रोंकोस्पाज्म भी कई बार हो सकता है। नई कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शन अब निकल के आई है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने फ्लूज़ डिफरेंट टाइप्स के होते थे, बर्ड फ्लूज़ होते थे, इसमें यूज़ की है ये ड्रग्स को, स्वाइन फ्लूज़ में यूज़ की है। तो इसीलिए इस ड्रग के कुछ नए एडीआर्स भी निकले हैं, जिसमें एक निकले हैं न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, सुसाइडल टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। ऐसे एपिडेमिक्स इंडिया में होते हैं और इसीलिए प्रोफाइलेक्टिकली भी ये यूज़ की जाती है। यहाँ पे लिखा है कि जो ओसेल्टामाविर है वो ड्रग ऑफ चॉइस है बर्ड फ्लू में। जो बर्ड फ्लू की स्ट्रेन हमारे यहाँ पे है वो है H5N1, एज वेल एज स्वाइन फ्लू की जो स्ट्रेन है H1N1। तो इसलिए जो ओसेल्टामाविर है वो बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू जैसी कंडीशंस में ये अच्छे से यूज़ होती है, एज अ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के तौर पे भी यूज़ होता है। सीवियर कंडीशंस हैं तो नई ड्रग्स भी निकली है धीरे धीरे धीरे, जो भी उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो कम करने के, जैसे बैलोक्साविर निकली है, जैसे सिंगल और डोज की ओरल ट्रीटमेंट दी जाती है। इंट्रावीनसली देने के लिए नई ड्रग है पेरेमिविर। लेनिनामाविर एक नई ड्रग भी निकली है जो लॉन्गर एक्टिंग है, इनहेल्ड फॉर्म में दी जाती है, न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर, जो ओसेल्टामाविर से इवन रेजिस्टेंट होते हैं ऐसे केसेस में भी। तो ये कुछ आगे का प्रोग्रेशन है, अगर आप ड्रग याद रख सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नीट वाले बच्चों के लिए ये कई बार पूछ सकते हैं। तो ये थी न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर ड्रग्स।